भारत माता की। इस पवित्र सभागार में जहाँ भगवत चर्चा होती है, भगवान श्री कृष्ण का यह पवित्र धाम, इस धाम में पधारे हुए आप सबको प्रणाम। अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलनम, विद्या प्राचीन है, सोच नूतन है, दृष्टि और संकल्प भी नूतन है। उसकी पुनर्स्थापना, विश्व में पहुंचाने की कामना, यह सभी महापुरुषों की है, जिनके पावन सानिध्य में इस आयोजन का अनुष्ठान जहाँ पर हो रहा है। ऐसे परम पूज्य परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी सुगुणेंद्र तीर्थ महाराज जी के सानिध्य के साथ में सभी पूज्य गुरुचरण, पूज्य स्वामी विश्व प्रपन्न तीर्थ जी महाराज, पूज्य स्वामी विद्येश तीर्थ जी महाराज, पूज्य स्वामी श्री सुरेंद्र तीर्थ जी महाराज और पूज्य श्री केदार श्री निवास पुजारी जी महाराज जो सांसद हैं यहाँ पर, श्री गुरमेश सुरेंद्र शेट्टी जी विधायक हैं वह भी, और इस मंच पर मैं ऐसे पूज्य गुरुतुल्य विद्वत चरणों को भी देख रहा हूँ। सम्मुख में भी जो विविध विश्वविद्यालय का जो संचालन के साथ में अपनी विद्या से संस्कृति की स्थापना का महत् कार्य आप कर रहे हैं, आप सबके चरणों में भी मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। हमारे बहुत ही आत्मीय, मेरे प्रिय भी हैं, श्रद्धेय भी हैं, ऐसे आचार्य श्री श्रीनिवास वरखेड़ी जी, जो हमें तो पता है यहीं के विद्यार्थी रहे हैं। आचार्य जी, मैं आपको देख रहा था तो मैं इन विद्यार्थियों को देख रहा था, आप छोटे में कैसे लगते होंगे। तो यहीं कि आप विद्यार्थी रहे हैं। और हमारे आदरणीय पद्मश्री चमुक कृष्ण शास्त्री जी, जिन्होंने संस्कृत को घर घर पहुंचाने का बहुत ही अतुल्य कार्य किया है, ऐसे अतुलनीय कार्य वाले हमारे चमुक कृष्ण शास्त्री जी, मैंने एक बार कहा था, दोबारा कहता हूँ, चमुक कृष्ण जी को याद हो न हो, ये जब इन्होंने शुरू में जब संस्कृत संभाषण भारती वाला शुरू किया था, ये बड़े जवान से हुआ करते थे। शास्त्री जी 88 में मैं मिला हूँ आपसे, अब हिस्सा जोड़ लो। स्वामी जी से बाद में मिला हूँ, पहले आपसे मिला हूँ, तो तब से मैं जानता हूँ आपको। और यहाँ पर आचार्य श्री वीर नारायण पाणुरंगी जी हैं, आपको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और प्रोफेसर हमारी, क्योंकि मातृत्व का प्रतिनिधित्व करते हुए आदरणीय हमारी बहन प्रोफेसर कविता जी, और महामहोपाध्याय प्रोफेसर कोड़ा सुब्रमण्यम जी, और बहुत ही आदरणीय बहन प्रोफेसर सरोजा जी, और सब कार्यों की सूत्राधार हमारी बहुत ही आत्मीय हैं और उनका बहुत हमसे प्रेम है, ऐसी प्रोफेसर शिवानी बहन, उनको भी हमारा प्रणाम। और इस मंच पर सब मंच को प्रणाम, सम्मुख जितने भी विद्वत जन हैं आप सबको प्रणाम। बहुत सारी बातें होंगी, ये 2-3 दिन का जो कॉन्फ्रेंस है, बहुत चर्चाएं होंगी, चिंतन होगा। मुझे थोड़ा सा लगा कि मुझे हट करके कुछ बात करनी चाहिए। यूँ तो मैंने जब शुरू करनी थी बात, उससे पहले परम श्रद्धेय पूज्य महाराज श्री ने एक बात कही कि भारत की सभी भाषाएं हमारी मातृभाषाएं हैं और हमें गौरव सब भाषाओं के प्रति प्रदान करना चाहिए। यह सत्य है। इस सत्य के साथ में मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, संस्कृत भाषा से हमारी संस्कृति की जड़ें जुड़ी हुई हैं, इसीलिए संस्कृति को बचाना है तो संस्कृत को बचाना जरूरी है। संस्कृत बचेगा, हमारी भारतीय भाषाओं की जड़ें भी अपने आप मजबूत होंगी। इसीलिए यदि हम अपनी मातृभाषा को बचाना चाहते हैं तो भी संस्कृत को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
हम, यह सत्य है, अपनी भाषाओं को बचाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना होगा, हमें प्रयास करना होगा, हमें इस तरह के आयोजन सम्मेलनों का अनुष्ठान भी करना होगा। परम श्रद्धेय पूज्य स्वामी जी, जो मेरे लिए आदर्श भी हैं, बड़े भ्राता भी हैं, गुरुतुल्य भी हैं, परम श्रद्धेय वंदनीय पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने जिस तरह से कहा कि यह संस्कृत के द्वारा हम इस राष्ट्र के विकास के साथ में विश्व में लोगों को अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए भी प्रयास करना होगा, तो संस्कृत को बढ़ाने के साथ साथ में हमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो संस्कृत को लेकर के जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उस पक्ष पर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान खींचना चाहता हूं। आज मैं उन्हीं विषयों में थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। हम अच्छा कर रहे हैं, वो हमारी संस्कृति है, क्योंकि हम तो उदार रहे हैं। प्राचीन काल से ही हमारी परंपरा को हमने कहा श्रुति परंपरा, हमारी परंपरा सदियों तक, वर्षों तक, हजारों वर्षों तक श्रुति परंपरा से हम बढ़ते रहे। हमने अपने को बढ़ाने का प्रयास किया, पर किसी को मिटाने का प्रयास नहीं किया। इसीलिए हमारी सनातन प्रार्थनाओं में ही हम सर्वे भवन्तु सुखिन की बात करते हैं। दुनिया में कोई ऐसी संस्कृति नहीं है वो सर्वे भवन्तु सुखिन का वो उद्घोष करती हो। हर कोई अपने लोगों को बढ़ाने का, अपने क्षेत्र को बढ़ाने का वह प्रयास करते हैं, उसकी बात करते हैं। श्रद्धेय स्वामी जी ने कहा कि हम इसीलिए विविध तरह के मान्यताओं को होते हुए भी सनातन की जो मूल की जो अवधारणा है वहाँ स्वतंत्रता है। यह सनातन की एक तरह से कहें सामर्थ्य या उसकी विशेषता है। तो जो षड्यंत्र है उसका जवाब कौन देगा? उसका जवाब भी हमें ही देना होगा। और दुर्भाग्य से जिस इतिहास को आज हम स्कूलों में पढ़ते हैं, पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वह विदेशियों के द्वारा या तो अज्ञानता में या षड्यंत्र में लिखा गया है। इस भूल को हमें समझना होगा, षड्यंत्र को जानना होगा, तभी हम संस्कृति की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए जरूरी है कि हम नए इतिहास, नया इतिहास नहीं, मैं उसको कहूँ कि सत्य इतिहास लेखन का कार्य हमको करना होगा। क्योंकि जैसे श्रद्धेय स्वामी जी कह रहे थे कि पात्र की रक्षा से ही पायस की रक्षा हो सकती है, तो पात्र की रक्षा तभी हो सकता है जब हम इतिहास के विषय में बड़ा कार्य करेंगे, उसके लिए हम सोचेंगे। मैं पीछे कुछ कार्य, क्योंकि श्रद्धेय स्वामी जी के नेतृत्व में हम एक बड़ा कार्य कर रहे हैं, हम इंसाइक्लोपीडिया ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं। हमें लगा पहले भारतीय इतिहास का लेखन का कार्य होना चाहिए, पर जब हमको दिखा कि भारतीयता की जड़ें सिर्फ भारत की बात करने से हम नहीं पहुंच सकते हैं, तो हमने कहा जब विश्व की बात करेंगे तभी हम भारत का जो सही चित्र है वो विश्व मानस के सामने ला पाएंगे। इसके लिए बड़ा प्रयास पतंजलि के माध्यम से हो रहा है। जब भगवान श्री राम की बात आती है, भगवान श्री कृष्ण की बात आती है, हमारे देश के ही तमाम लोग ये कहते हैं कि ये तो काल्पनिक थे। जब हमारे मन में जो पीड़ा होती है सच में ही वो कल्पना से परे होती है। हम मानते हैं, हमें बोध है, पर जब लोग इस तरह की बातें करते हैं उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य भी हमको ही करना होगा। उस कार्य को करने के लिए अन्यत्र कहीं से दूसरी संस्कृति को मानने वाले, दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाला कोई आदमी इस कार्य के लिए नहीं आएगा। इसके लिए भी हमें आगे आना होगा। भगवान श्री राम की काल गणना की बात हो, भगवान श्री कृष्ण के समय की उसको तथ्य को प्रामाणिक रूप से स्थापित करने की बात हो, जब लोगों ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो महाभारत तो युद्ध ही नहीं हुआ, इस तरह की कोई घटना ही नहीं हुई, हमने कई इतिहासकारों का सम्मेलन बुलाया, उसके विषय में बात की, तो कई लोगों ने कहा कि वो इसी मान्यता को मानने वाले थे। हमने कहा कि जब भगवान श्री कृष्ण के जब युद्ध की बात आती है, कुरुक्षेत्र की बात आती है, तो कुछ तो उस समय के एविडेंसेस, आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस मिलेंगे। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि महाभारत युद्ध हुआ है, इसके आर्कोलॉजिकल भी बहुत सारे एविडेंसेस की खोज पतंजलि के द्वारा की जा चुकी है। तो ये कार्य हमें करना होगा बड़े स्तर पर। और दूसरी बात, आर्यन और द्रविडियन के रूप में जो विभेद किया गया, इसके ऊपर भी मैंने बहुत गहराई से प्रयास किया अध्ययन करने का। यह विभेद भी, यह
प्राचीन नहीं है, ये अर्वाचीन है और षड्यंत्र के द्वारा हमको विभेद करने के लिए किया गया है। भारतीय भाषाओं में चाहे वो द्रविडियन फैमिली की लैंग्वेजेस हैं या हम उत्तर भारत की बात करें, ब्राह्मी लिपि से लेकर के दूसरी लिपियों की बात करें, वह लिपियां वो करीबन 2400-3000 से पीछे जाती हैं। जब चित्रलिपि का प्रचलन था, विश्व के सबसे पहले वर्ण लिपि को देने वाली संस्कृति भी भारतीय संस्कृति है। लोग कहते हैं देवनागरी को कहकर के अर्वाचीन बना देते हैं। भूजीमल चमुजी शास्त्री जी, भूजीमल जो लिपि है करीबन उसकी लिपि लगभग 2300-2400 साल पुरानी जाती है और वह लिपि बिल्कुल देवनागरी से मिलती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि लिपि की जब शुरुआत हुई थी दक्षिण के या उधर उत्तर के में लगभग कालखंड में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, उसमें भी हमें रिसर्च करना चाहिए। पर हम ये कह सकते हैं कि विश्व में जब चित्रलिपियां चल रही थी उस समय पर हम वर्ण लिपि में शिफ्ट हो चुके थे। यह पूरी प्रामाणिकता के साथ हम दुनिया को कह सकते हैं। लोग कहते हैं तुम्हारी लिपियां 1000-1200 साल पुरानी, तुम कहते हो कि हमारी भाषा कई हजार वर्ष पुरानी। जो इस तरह की बातें करते हैं उनको मुंह तोड़ जवाब देने का कार्य भी हमको करना होगा। और जो पहले पढ़ाया गया इतिहास की किताबों में आर्यन इन्वेजन थ्योरी, क्या है वो थ्योरी? आप सब जानते हैं कि बोले कह दो कि तुम विदेश से आए थे तो आदमी को लगे कि वो हो हम तो विदेशी हैं। ये षड्यंत्रपूर्ण ढंग से अंग्रेजों ने शुरू किया था और अभी भी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, करें, परंतु हम आर्यन इन्वेजन थ्योरी से अभी तक हम आर्यन माइग्रेशन थ्योरी तक ही पहुंचे हैं। हम पहले आक्रमणकारी थे, अब घुमंतु रह गए हैं। पर यह कहने की जरूरत है कि आर्य यहीं के मूल निवासी हैं, द्रविडियन और आर्य में विभेद नहीं है, ये भेद बाद में पैदा किया गया है, ये स्थापित करने की जरूरत है। और इसके लिए मैं कुछ थोड़े से उदाहरण देना चाहता हूं। जब बात करी जाती है, लोग कहते हैं कि जो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी में कहते हैं हम 3800 साल पुराने हैं, हम पुराने हैं 4000 वर्ष पुराने हैं। परंतु जब सिल्क रूट की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि 15000 साल पहले से सिल्क रूट चलता था। अरे 15000 साल पहले सिल्क रूट चलता था तो भाई मैं पूछता हूं, क्या बाहर के लोग यहां आते थे? हमारे लोग बाहर नहीं जाते थे क्या? एक ही चीज होती थी, एक तरफा ही होता था। सिल्क रूट में हम कहते हैं विदेशी लोग यहाँ आते थे पर यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते थे। पर मैं कहना चाहता हूँ जानबूझ करके इस बात को छिपाया गया है। हमारे लोग पूरी दुनिया में पहुंचते थे। 15000 वर्ष से पहले का आवागमन वह हमारा सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है कि सिल्क रूट की रचना वो भारतीयों ने की थी, किसी विदेश ने नहीं किया था। वो विदेशों में व्यापार करने के लिए जाते थे, इसलिए उसका निर्माण किया गया था। इसको स्थापित करने की, इसके ऊपर काम करते हुए लोगों तक पहुंचाने की आवश्यकता है। मैं एक छोटी सी कहानी सुना करके और बात को प्रामाणिकता से कहना चाहता हूँ। राजा ययाति के विषय में हम सब पढ़ते हैं। ययाति का कालखंड जब मैंने ढूंढने का प्रयास किया तो लगभग 7000 वर्ष पूर्व राजा ययाति का कालखंड बनता है। तो ययाति के लिए कहा जाता है कि वो 5 पुत्र थे। उन्होंने कहा कि मुझे मेरे अपनी जवानी दे दो, बाकियों ने मना कर दिया। पुरों ने कहा कि ठीक है मैं तुमको जवानी देता हूं। लोग उसको दूसरे अर्थ में अर्थ करते हैं कि बुढ़ापे में भी उसने बेटे की जवानी मांगी। मैं कहता हूं जब हमने इतिहास को ढूंढा तो ये पाया गया कि उन्होंने कहा कि बेटा तुम अपनी जवानी इस राज्य को बढ़ाने के लिए, इस सीमा से परिधि से बाहर जाने के लिए दे दो। यह कार्य जो है ययाति ने कहा था, पुरु ने हाँ भरी। तो उसके बाद में राज्य विस्तार करते हुए कल्याण की भावना से वो इजिप्ट तक पहुंचा था। पुरु का इजिप्ट तक पहुंचना और वहां वह पुरु जो है वो फेरो के नाम से फेमस हुआ। इजिप्ट में जाकर के यह भारतीय लोगों को कितनों को पता है, हमको पता नहीं है। तो फेरो का नाम से प्रसिद्ध हुए और उसके बाद में जो फेरो है वह उपाधि के रूप में इजिप्ट में जितने भी शासक होते थे उनको सम्मान के रूप में उनको फेरो ही कहा जाता था। और यह बात W.C. वडेल जर्मन एक इतिहासकार हुआ है, उसने मेसोपोटामिया से मिले जो शिलालेख हैं उसके आधार पर उसने इस बात को लिखी है। मैं प्रामाणिकता के साथ यह एक निवेदन आपसे कर रहा हूं। तो हमारे इतिहास को दबाने का, उसको होने ना देने का कितना षड्यंत्र किया गया। इसके अलावा आपको पता है वीराणा की बात है, राखीगढ़ी की बात है, जहां हिसार में जो 900 से 10,000 साल के प्रमाण मिल गए हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन को बदलना पड़ा।
पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो अवधि है उसको कम बताया लोगों ने। जब प्रमाण मिलते गए तो उनको तारीख बदलनी पड़ी। मैं कहता हूं कि हमको ऐसे करना है, अभी तो इन लोगों ने तारीखें बदली है, पर हमको अब तो ऐसा करना है कि षड्यंत्र के बुनियाद पर खड़ा जो इतिहास है उसको बदलना है हमको। तो ही हम अपनी संस्कृति और अपने संस्कृति को विश्व के सामने खड़ा कर पाएंगे। जो हम मानते हैं, जो हम जानते हैं, जो हमारा सत्य इतिहास है, इसको विश्व के सम्मुख स्थापित करने का काम भी हमको करना होगा। और मजेदार बात है, लोग कहते हैं मेसोपोटामिया से, इजिप्ट से, ईरान से चल करके आर्य भारत में आए। मैं कहता हूं कि उसका क्षेत्रफल मुश्किल से 400 स्क्वायर किलोमीटर है। यह आप ध्यान से सुन ले, मैं कहना चाहता हूं। और वहां पर लगभग मुश्किल से अभी तक भी मुश्किल से 300 साइटें मिली हैं आर्कोलॉजिकल। उसके बाद में भी यहां पर भारत में लगभग एएसआई तो कहता है लगभग 1400 साइटें हैं, पर अब तक हम लोगों ने लगभग 10,000 साइटें। शास्त्री जी, जम्मू कृष्ण जी, मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास में प्रामाणिक उनके जो वेबसाइट के अंदर जो डेटा मौजूद है, हमने जाकर के पूछा, वो कहते हैं कि 1450 क्षेत्र में लगभग उत्खनन हुआ है। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बाद डेटा के अनुसार वो 1450 में भी लगभग 450 साइटें पाकिस्तान में हैं। हम लगभग 1000 साइटों की वो बात करते हैं, और उनकी जो लिस्ट मैंने ढूंढने का प्रयास किया तो वो लिस्ट भी कहीं पर नहीं है। परंतु पतंजलि ने जो काम किया, मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि हमारे पास 10,000 से ज्यादा साइटों का डेटा है, ऑथेंटिक डेटा है। कहां पर वो खोजा गया है, वो डेटा का खोजने का काम हम कर रहे हैं। सरकार अपनी गति से चलती है, जो काम वो कर रही है करते रहें, परंतु इतिहास के क्षेत्र में, चाहे वो हमारी सामाजिक संगठनें हों, धार्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हों, बाकी जो काम करने वाले लोग हों, उनको अब ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हमने ध्यान नहीं दिया तो षड्यंत्रकारी हमारे इतिहास को तहस नहस कर देंगे। हमें ऐसा कर देंगे कि हमें अपने मूल से वंचित कर देंगे। हमें होशो हवास में आने की जरूरत है समय रहते हुए। थोड़ी सी बात मैं इसमें इतना ही निवेदन करते हुए कि मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि लोग कहते हैं कि मेसोपोटामिया से चल करके लोग, मेसोपोटामिया जो संस्कृति है आपके ईरान से चल करके यहाँ आए। माइग्रेशन जो थ्योरी है, मैं एक चीज़ छोटी सी बात पूछता हूँ, घर में 5 आदमी हैं, वो माइग्रेट हो जाएंगे तो घर में कोई बचेगा क्या? घर में जब 1000 आदमी हैं, 200-300 घर से निकल भी जाएं तो 500-700 तो बचेंगे। हमारा जो क्षेत्र है वो 1 लाख किलोमीटर के वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया है, जो सर्वे के अंदर जो खोजा गया है और पाया गया है। यहाँ पर निवासियों की संख्या करोड़ों की संख्या में। और जब वहाँ से जब ईरान का इतिहास ढूंढते हैं तो पता चलता है कि 400 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर वो लोग बैठे थे। और वो लोग कितने थे? मुश्किल से कुछ लाख लोग होंगे। तो कुछ लाख लोग आकर के करोड़ों में मिलेंगे या करोड़ों लोग जाकर के कुछ लाखों में मिलेंगे? तो इस विषय में मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, इतना भी हम काम कर चुके हैं कि जो मेसोपोटामिया और ये सिंधु सभ्यता की बात करी जाती है, इंडस वैली की, वस्तुतः यह इंडस जो सिंधु सभ्यता का ही वो पार्ट है। यहाँ तक हम काम कर चुके हैं, हम वहाँ तक फैले हुए थे, वो अलग कुछ था ही नहीं। तो हम भाषा की दृष्टि से, संस्कृति की दृष्टि से, समय की दृष्टि से इसके ऊपर बहुत सारा काम हम लोग कर रहे हैं, और इसमें अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। तो ये बहुत सारा कार्य पतंजलि की ओर से हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि यह संस्कृत, यह जो महासम्मेलन है, यह जो आयोजन है, ये कॉन्फ्रेंस है, यह हमारे लिए हमारे इतिहास और अतीत को गौरव देते हुए उस अतीत के अन्वेषण के लिए भी हम संलग्न हों, ध्यानमग्न हो, इसके लिए हम प्रयास करें। इन्हीं निवेदनों के साथ में पुनः मैं आप सबको प्रणाम, नमन और वंदन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। ओम। भारत माता की।